हाँ जी, कल हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट ये पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन पढ़ने शुरू किए थे। हम लोगों ने 3 बेसिक जो हमारी कन्वेंशंस होती हैं, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल और कंसिस्टेंसी, ये होती है बेसिक। अगर आपसे पेपर में बेसिक पूछे तो आप 3 कहोगे। 3 कौन कौन सी कहोगे? गोइंग कंसर्न, एक्रूवल और कंसिस्टेंसी, ये हमने पढ़ ली थी। उसके अलावा कुछ बिजनेस, कुछ कंसेप्ट थे हमने पढ़े थे। उसमें पहला पढ़ा था बिजनेस एंटिटी, देन मनी मेजरमेंट पढ़ा था, फिर अकाउंटिंग पीरियड वाला पढ़ा था। बिजनेस एंटिटी में बताया था कि ओनर और जो बिजनेस होता है, दोनों की एंटिटी अलग अलग होती है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किए जाते। इसीलिए हम लोग कैपिटल को लायबिलिटी साइड एज ए उधार के रूप में दिखाते हैं बैलेंस शीट में। ये मान लेते हैं कि बिजनेस ने बाहर से उधार पैसा उधार लेने की बजाय कहां से पैसा उधार ले लिया? अपने मालिक से, इसलिए कैपिटल को हम लोग लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। फिर अपन ने ये पढ़ा था कि मनी मेजरमेंट क्या होता है, कि जो ट्रांजेक्शन्स मनी में मेजर की जा सकती है सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। फिर अपन ने पढ़ा था कि अकाउंटिंग पीरियड, परंतु गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमारा कहता है कि हमारा बिजनेस सालों साल चलता रहेगा। परंतु सालों साल तो चलता रहेगा लंबे समय तक, परंतु एक टाइम पीरियड हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भैया इस दौरान हमें प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, ये पता लगाने के लिए हमने एक टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया 1 साल का, जिसको हम लोग, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया हम लोगों ने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का 1 साल का, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है अकाउंटिंग पीरियड। जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे उससे आगे हम लोग चौथी हमारी जो कंसेप्ट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोस्ट कंसेप्ट। कोस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? इस कंसेप्ट के मुताबिक जितनी भी असेट्स हैं, हमने जो भी असेट्स हैं, ठीक है, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट सारी की रिकॉर्ड की जाएंगी जिस प्राइस पे आपने एक्वायर की थी। जिस प्राइस पे आपने एक्वायर की थी उसी प्राइस पे क्या किया जाएगा? सारी की सारी असेट्स को क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे इसको कॉस्ट बोलते हैं हम लोग भी, कॉस्ट प्राइस पे क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। Assets must be recorded in the books of accounts at the price which they were bought. जिस प्राइस पर assets को खरीदा गया था उसी प्राइस पर assets को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, विच इंक्लूड कॉस्ट, जिसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आएगी? कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग, एक्वायर करने की, ट्रांसपोर्टेशन की और इंस्टॉलेशन की। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल गुजरात से आपने कोई एसेट्स खरीदी, ठीक है, कोई एसेट्स आपने गुजरात से खरीदी, उस एसेट्स को आपने कैरिज लगा, ट्रांसपोर्ट लगी और उसको इंस्टॉलेशन चार्ज लगे, तो आप लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे वो इन सबको इंक्लूड करके रिकॉर्ड करोगे, तो आपके लिए असेट्स की कॉस्ट क्या मानी जाएगी? इन सबको रिकॉर्ड करके या फिर शामिल करके मानी जाएगी। द कॉस्ट इज बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द असेट्स के लिए अकाउंटिंग करने का आपके पास जो बेस है वो क्या है? कॉस्ट है। This doesn't mean that the assets are always shown year after year on the same cost price. इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हर साल असेट्स को सेम प्राइस पे दिखाओगे, बट जब रिकॉर्ड करोगे असेट्स को तो कॉस्ट प्राइस पे करोगे। उसी कॉस्ट प्राइस वाली असेट्स पे क्या लगता जाएगा? डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। असेट्स क्या हो जाती है? सिस्टमेटिकली रिड्यूस होती चली जाएगी, चार्जिंग बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए असेट्स क्या होती चली जाएगी? रिड्यूस होती चली जाएगी। The market value of assets may be changed with the passage of time, but for the accounting purpose, it continues to be shown in the books of account at the book value. अब आप कोई भी assets बाय करते हो, हम लोग कोई भी assets बाय करते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, परंतु जो बुक वैल्यू है अकाउंटिंग पर्पज से वो बुक वैल्यू ही हम लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल विच इट इज वाज परचेज्ड माइनस डेप्रिसिएशन घटाते जाएंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड टिल द कॉस्ट implies that the if nothing has been paid for, कुछ अक्वायर करने के लिए आपने कुछ भी पे नहीं किया तो इट वुड ये शो नहीं की जाएगी, क्योंकि हम
ये कहता है कि जितने पैसे आपने असेट्स को एक्वायर करते हुए पे किए थे उस राशि को असेट्स को रिकॉर्ड करना है। परंतु अगर आपने कुछ भी पे नहीं किया, अगर आपने कुछ भी पे नहीं किया असेट्स को एक्वायर करने में, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। So the assets recorded at cost price at the time of purchase are systematically reduced होती चली जाएगा by a depreciation. Every item is recorded in book at its cost not market. हर आइटम जो बुक में रिकॉर्ड की जाती है वो बुक वैल्यू पर, कॉस्ट प्राइस पर की जाती है, मार्केट वैल्यू पर नहीं। एक एक्सेप्शन है, इस रूल की एक्सेप्शन है क्लोजिंग स्टॉक विच इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। अब आपको एक सवाल दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शंस ऑफ द कॉस्ट कंसेप्ट। अब आप कहोगे जी कॉस्ट कंसेप्ट की एक्सेप्शंस कैसे हो सकती है, सारी चीजें ही कॉस्ट पर रिकॉर्ड की जाती हैं। पर एक बात ध्यान रखना, ये वाली जो है एक्सेप्शंस है क्लोजिंग स्टॉक को या तो कॉस्ट वैल्यू और मार्केट जो दोनों में से कम होता है उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा ड्यूल एस्पेक्ट्स। ड्यूल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कहने का मतलब है हर सिंगल जो ट्रांजैक्शन है एटलीस्ट कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट जरूर करेगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट्स बोलते हैं, ये ड्यूल कंसेप्ट बोलते हैं। दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है ड्यूल एस्पेक्ट्स के हिसाब से। द वन, एक एस्पेक्ट को डेबिट किया जाएगा, दूसरे को क्रेडिट किया जाएगा। एवरी डेबिट हैज एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। जितनी डेबिट में अमाउंट डाली जाएगी उतनी क्रेडिट में अमाउंट डाली जाएगी। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा दो सेपरेट अकाउंट में। द ड्यूल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट इंडिकेट करता है कि हर ट्रांजैक्शन को मेड बाय ए बिजनेस इंपैक्ट द बिजनेस इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कहता है हर ट्रांजैक्शन करती है आपके बिजनेस को इंपैक्ट करती है दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के तौर पर, जो दोनों बराबर होते हैं, इक्वल भी होते हैं और अपोजिट भी होते हैं। जैसे डेबिट किया आपने, कोई मशीन खरीदी, मशीन खरीदने की एंट्री की आपने, आपने मशीन खरीदने की एंट्री की, मशीन का ऑन डेबिट टू कैश। तो जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपए यहां डाले, 10 रुपए यहां डाले, ये दोनों क्या है, अपोजिट है, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। ये डेबिट है ये क्रेडिट है, ठीक है, राशि बराबर है परंतु अपोजिट है। एक सेकंड होल्ड करना यार। हाँ जी, ड्यूल एस्पेक्ट्स कांसेप्ट ये डिस्क्राइब करता है, ड्यूअलिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। ये कांसेप्ट क्या एक्सप्लेन करता है कि समथिंग इज गिवन समवन विल रिसीव। अगर कुछ दिया तो कोई प्राप्त करेगा, एक दे रहा है और एक ले रहा है। ठीक है, वेन एवर ट्रांजेक्शन, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो दो साइड इफेक्ट होती हैं, एक क्रेडिट एक डेबिट। फॉर ए सिमिलर अकाउंट फॉर एवरी, हर डेबिट के लिए हर क्रेडिट होता है। द कंसेप्ट हैज रिजल्टेड इन द अकाउंटिंग इक्वेशन बना देता है। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि हर बार बराबर रहती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, असेट्स इज इक्वल टू इक्विटी या कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। अगला है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट के बारे में कल मैंने आपको बताया था। मैचिंग कंसेप्ट कौन से वाले कंसेप्ट का बेस है, कल मैंने बताया था आपको। मैचिंग कंसेप्ट कौन से वाले कंसेप्ट का बेस है, कल आपको बताया था, बताइए मेरे को। मैचिंग कंसेप्ट कौन से वाले कंसेप्ट का बेसिस है, ये मेरे को बताइए, कल मैंने आपको बताया था। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये होता है एक्रूवल कंसेप्ट का। एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता था, ये कहता था कि भैया इस साल की जो भी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, whether you received in cash or paid or not paid in cash, you must be recorded। तो मैचिंग कंसेप्ट भी तो यही कहता है बिजनेस क्या है, कंटिन्यूस अफेयर है, बट इसकी कंटिन्यूटी स्प्लिट कर दी जाती है कुछ सेवरल अकाउंटिंग ईयर्स में फॉर डिटरमाइनिंग इट्स पीरियोडिक रिजल्ट। एक बिजनेस क्या चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है।
परंतु उसकी कंटिन्यूटी को हमने बांट दिया है कई काउंटिंग ईयर्स में ताकि पीरियोडिक रिजल्ट निकाला जा सके। तो मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है? फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के सही ट्रू और फेयर प्रॉफिट को निकालने के लिए जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वो कंसीडर ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। कहने का मतलब है किसी जो पर्टिकुलर पीरियड की इनकम है उसको ले लेंगे, जो खर्चा देना बाकी है उसको जोड़ लेंगे। तो खर्चे और इनकम आपस में क्या होना चाहिए? मैच होने चाहिए। पर्टिकुलर पीरियड का इसी साल का खर्चा लेना और इसी साल की इनकम लेनी है ताकि इस साल का ट्रू और फेयर प्रॉफिट निकाला जा सके। तो ये जरूरी है कि मैच रिवेन्यू फॉर ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ द दैट पीरियड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपको अगर सच्चा और सही क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, तो आपको इस साल के रिवेन्यू को इस साल के एक्सपेंसेस से मैच करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल हो सकता है कि हम लोग आउटस्टैंडिंग को जोड़ लेते हैं क्योंकि इस साल का है, वो पे करना बाकी है बेशक, परंतु इस साल को जोड़ लेते हैं। हम लोग रिसीव्ड इन एडवांस को घटा देते हैं क्योंकि वो इस साल का नहीं है। प्रॉफिट अर्नड बाय ए बिजनेस ड्यूरिंग ए पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर्ड ओनली व्हेन द रेवेन्यू अर्न। जब आप क्या कर सकते हो, कहता आप प्रॉफिट को करेक्टली कब मेजर कर सकते हो? जब आपने रेवेन्यू क्या कर लिया है? कमा लिया है। ड्यूरिंग द पीरियड इज मैच्ड विद द एक्सपेंडिचर इनकर्ड दैट रेवेन्यू। आप प्रॉफिट को ट्रूली तभी प्रेजेंट कर सकते हो तो इस साल के लिए कमाया गया रेवेन्यू कमाने के लिए खर्च किए गए खर्चे के साथ मैच कर दिया जाए, तभी आप ट्रू और फेयर पिक्चर ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हो। इट इज नॉट रेलिवेंट दैट व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव्ड, जब पेमेंट और रिसीव की जाए तब लिखा, ऐसा नहीं, ये सही नहीं है, तब ये गलत है। देयरफॉर एज पर इस कांसेप्ट के मुताबिक एडजस्टमेंट आर मेड फॉर जितने की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसके लिए एडजस्टमेंट कर दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए कर दो। सारी की सारी कॉस्ट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड शुड बी चार्ज टू रेवेन्यू से चार्ज कर लेनी चाहिए उसी पीरियड के लिए ताकि नेट प्रॉफिट निकाला जा सके। सिंपल सा फंडा है। इस साल के खर्चे को इस साल की इनकम से क्या कर लेना है? मैच कर लेना। जो इस साल की इनकम मिलनी बाकी है जोड़ दो, खर्चा पे करना बाकी है जोड़ दो, एडवांस खर्चा पे कर दिया घटा दो, कोई इनकम एडवांस प्राप्त कर ली तो भी क्या कर दो? लेस कर दो। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हमारा कौन सा कंसेप्ट कहता है? मैचिंग कंसेप्ट कहता है। द मैचिंग कंसेप्ट रिक्वायर दैट एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड होने चाहिए किसके साथ? रेवेन्यू के साथ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड के, rather than cash received and cash paid. This concept should be followed while preparing financial statement। बनाते हुए इस concept को follow करना चाहिए ताकि true and fair view of the profitability and the financial position of a business पता किया जा सके। ये concept क्या करना चाहिए? should be followed करना चाहिए जब क्या कर रहे हो आप लोग? financial statement बना रहे हो, ताकि क्या पता चल सके? true fair and view of the profitability and the financial position of a business पता चल सके। अगला concept है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक रिवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज। कब रियलाइज हुआ मान लिया जाता है? जब कोई ट्रांजैक्शन होगी। एंटर इनटू द राइट टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड, ऑब्लाइजेशन ऑफ द अदर पार्टी टू पे एस्टैब्लिश्ड। कहने का मतलब है जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो गई तब ही रिवेन्यू रियलाइज हुआ मान लिया जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एक पार्टी की ओब्लाइजेशन पैदा हो जाएगी दूसरी पार्टी को देने की, आपका हक पैदा हो जाएगा अमाउंट प्राप्त करने का, और दूसरी पार्टी की ओब्लाइजेशन पैदा हो जाएगी ट्रांजैक्शन होते ही। एज पर दिस कंसेप्ट रिवेन्यू इज कंसीडर कब रियलाइज हुआ मान लिया जाएगा? जब कोई ट्रांजैक्शन एज एंटर्ड इनटू द राइट टू रिसीव, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई उससे आपका राइट बन जाएगा क्या करने का? अमाउंट प्राप्त करने का और दूसरी पार्टी का अमाउंट पेड करने का। द रियलाइजेशन कंसेप्ट स्टेट्स दैट द अमाउंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू व्हेन द अमाउंट इज सर्टेन टू बी रियलाइज्ड। कहता है ये कंसेप्ट क्या कहता है? अमाउंट इज रिकॉग्नाइज कब रिकॉग्नाइज की जाएगी? जब आपने वो क्या कर ली? रियलाइज कर ली। इन अकाउंटिंग profit is normally recorded have been earned at the time when the goods are passed or services rendered to the customer, he occurs liability for them। कहता है प्रॉफिट इज नॉर्मली रिगार्डेड हैव बीन। प्रॉफिट कब कमाया हुआ मान लिया जाएगा? प्रॉफिट तब कमाया हुआ मान लिया जाएगा जब आपने क्या कर लिया? गुड्स दूसरी पार्टी या सर्विसेज को दे दी उसको, और दूसरा बंदा लायबल हो गया आपको पे करने के लिए, तब ही क्या मान लिया जाएगा? रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ मान लिया जाएगा। अब इसके बाद क्या कहता है?
This is the point at which the profit is treated as being realized. This principle of realization is of vital importance so far as the practice of accounting is concerned. कहने का मतलब है आपके द्वारा रिवेन्यू या प्रॉफिट कमाया हुआ तब मान लिया जाएगा जब कोई ट्रांजैक्शन हो चुकी है। अब आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, हम लोगों ने 3 कल पढ़ी थी। कौन कौन सी 3 कल पढ़ी थी? बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड। आज पढ़ी कॉस्ट कंसेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, एक पढ़ी ड्यूअल कंसेप्ट, एक पढ़ी मैचिंग कंसेप्ट। ये हमने 7 पढ़ दी। अब पढ़े अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशन में सबसे पहले है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन या डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, सीधी सी बात ये कहता है कि भविष्य में होने वाले लॉसेस ये तो भैया प्रबंध कर लेते हैं एडवांस में। भविष्य में होने वाले जितने भी लॉसेस हैं उसके लिए आप लोग कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करोगे? आप लोग प्रोविजन बना लेते हो लॉसेस को कंसीडर करते हुए, बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते। ऐसा कौन कहता है? ऐसी हमारी कंजर्वेटिज्म कहती है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस। एज पर दिस कन्वेंशन डोंट एंटिसिपेट इनकम बट प्रोवाइड फॉर पॉसिबल लॉसेस। लॉसेस के लिए एंटिसिपेट करके प्रोविजन बना दो परंतु इनकम को एंटिसिपेट नहीं कर सकती। एक्सपेक्टेड लॉसेस आर कंसीडर्ड एंड अकाउंटेड फॉर बट नॉट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अनलेस दे आर रियलाइज। जब तक प्रॉफिट वास्तव में रियलाइज ना हो जाए तब तक तो उसके लिए आपने कोई प्रोविजन या अनुमान लगाना नहीं, बट लॉसेस फ्यूचर में जो हो सकते हैं आप उनके लिए क्या कर सकते हो? प्रोविजन बना सकते हो। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन और डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस। ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देने चाहिए, परंतु जितने भी एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स हैं उसको इग्नोर करना चाहिए। जितने भी प्रोबेबल संभावित लॉस हैं उसको रिकॉर्ड कर दो। कब रिकॉर्ड कर दो? जब वो डिस्कवर हो जाते हैं। वाइल गेन कब रिकॉर्ड किया जाएगा? जब वो वास्तव में रियलाइज हो जाएगा। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है? क्वेश्चन, चेतावनी दे रहे हो आप अपने आप को। पॉलिसी ऑफ प्ले सेफ। अब पेपर में सवाल आए, 4 कन्वेंशन लिख रखी हो, उसमें से लिखा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज पॉलिसी ऑफ प्ले सेफ। अब ये तो अपन ने शब्द आज तक पढ़ा ही नहीं। ये तो हमें कब पता चलेगा? जब अपन ने डीप कंसेप्ट पढ़ रखा होगा कि प्ले सेफ खेल करने का मतलब क्या है। सेफ खेलने का मतलब क्या है कि भैया लॉसेस का तो अनुमान लगा लो, ठीक है, बट प्रॉफिट के लिए अनुमान क्या करो? प्रॉफिट के लिए प्रोविजन मत क्रिएट करो, लॉसेस के लिए क्या कर लो? ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट कर लो। दिस कन्वेंशन इंश्योर करती है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का सामना करने और रिस्क का सामना करने के लिए क्या बनाती है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्या देती है? मोटिवेट करती है। इसमें क्या होता है? ये कन्वेंशन इंश्योर करती है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताएं, रिस्क होता है जोखिम जो बिजनेस में होते हैं, प्रॉपर कंसिडरेशन देते हैं, मतलब प्रॉपर उसकी तरफ ध्यान देते हैं। लॉस की पॉसिबिलिटी हो तो इट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट में लिख लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। ऑन द अदर हैंड प्रोस्पेक्टस और प्रॉफिट की संभावना है उसको इग्नोर कर देना चाहिए। जब तक इग्नोर कर देना चाहिए जब तक वो वास्तव में प्राप्त नहीं हो जाता। हाँ जी, एग्जाम्पल है इसके। डाउटफुल डेट का हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ओनली फिक्स्ड सेट्स पे दिखाना, एप्रिसिएशन नहीं दिखाते। अब एक चीज देखिए, हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं या फिर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। कभी आपने एप्रिसिएशन लगा के छोड़ा है? अपन ने आज तक इतने सवाल किए हैं, +1 से एमकॉम तक हम लोग पहुंच गए, नेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, आप सभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बट कभी एप्रिसिएशन का पॉइंट अपन ने अपनी मर्जी से अनुमान लगा के छोड़ा है? इग्नोर कर देते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर से हमें मिलने वाली छूट को भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो दोनों में से कम होता है उस पर दिखाते हैं। सेकेंड आ गया फुल डिस्क्लोजर। ये तो कहता है भैया प्रॉपर तरह से फुल डिस्क्लोज कर दो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस है, ठीक है, वेदर इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, सारी की सारी क्या कर दो? डिस्क्लोज कर दो। The financial statement must be disclose all material, relevant and reliable information
जो कि बेनिफिशियल हो सकती है शेयर होल्डर के लिए, क्रेडिटर के लिए, बैंकर के लिए, एटसेट्रा। द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो रिक्वायर है बिजनेस टू रिपोर्ट करनी है सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द अदर इंफॉर्मेशन टू द पर्सन हु आर accustomed टू रीडिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, आपने डिस्क्लोज कर देनी है जितनी भी मटेरियल, रेलिवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन है जो कि बेनिफिशियल हो सकती है किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए, क्रेडिटर के लिए, बैंकर के लिए। भी कहने का मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट है, नेसेसरी है, जो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के से रिलेटेड है, वो आपने क्या कर देना चाहिए, डिस्क्लोज कर देनी चाहिए उन लोगों के लिए जो आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन रीड करने में इंटरेस्टेड है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी ए कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की all significant information relating to the economic affair of the entity. It prescribed that the complete reporting of understandable manner of the significant information having जिसका इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटेरियल के ऊपर, वो डिस्क्लोज कर देनी चाहिए आपने स्टेक होल्डर के लिए, डिसीजन के लिए लेने के लिए क्या कर देना चाहिए, फुल डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल रेफर्स टू द कंसेप्ट जो सजेस्ट करता है कि एक बिजनेस को रिपोर्ट करनी चाहिए सारी की सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ताकि क्या किया जाए, यूजर हु आर एबल टू रीड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहता है इन ए बेटर पोजीशन टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द बिजनेस, ताकि हर वो आदमी जो बिजनेस से जुड़ना चाहता है या जुड़ा हुआ है उसके बारे में डिसीजन लेना चाहता है तो वो प्रॉपर डिसीजन ले पाए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए। अगर आप फुली डिस्क्लोज करोगे तो फुल डिस्क्लोजर इज बेनिफिशियल फॉर क्रेडिटर और इन्वेस्टर के लिए। द डिस्क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर आसानी से अवेलेबल हो जाए इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर और क्रेडिटर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आसानी से उपलब्ध हो जाएगी इंफॉर्मेशन उनके लिए। अब बिजनेस एंटिटी कैन हैव कई तरह की स्टेक होल्डर हो सकते हैं जिसमें क्रेडिटर, सप्लायर, कस्टमर, इन्वेस्टर जो यूज करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए रिगार्डिंग देयर स्टांस इन द बिजनेस। अब बिजनेस में अपने स्टैंड के लिए करते हैं, अपने डिसीजन से लेते हैं। अब वो डिसीजन किस बिहाफ पर लेंगे, डिसीजन लेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उससे सेटिस्फाइड हो, ठीक है, सेटिस्फाइड भी दो तरीके से, आप छोड़ने के लिए सेटिस्फाइड हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया कि छोड़ना पड़ेगा, और रहने के लिए सेटिस्फाइड हो तब भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। The external user of financial information lack any kind of information how business is being running. The full disclosure principle makes it easier to determine how a company is functioning. अब सीधी सी बात है देखो, जो अंदर के लोग हैं, जो अंदर के लोग हैं, इंटरनल पार्टीज हैं, उनको तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। समस्या पैदा होती है एक्सटर्नल यूजर के लिए, अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन की कमी रही, ठीक है, तो वो बिजनेस को क्या कर जाए, क्विट भी कर सकते हैं। फिर तो फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल क्या कहता है, उनको अगर प्रॉपर तरीके से बता दिया जाए कि हमारे जो बिजनेस है कैसे फंक्शन कर रहा है, तो क्या रहेंगे, बिजनेस के ऊपर प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। लीगल रिक्वायरमेंट के तौर पर गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस रिक्वायर ऑल मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज। अगर आपको लीगल रिक्वायरमेंट के तौर पर भी देखना है और एक अच्छे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के तौर पर भी देखना है, तो आपको सारी की सारी मटेरियल और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या रिजल्ट होगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कंपनी के केस में। द कंपनी एक्ट 2013 हैज प्रिस्क्राइब्ड दैट द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको लीगली प्रिस्क्राइब्ड डिस्क्लोजर भी कहते हैं। बिसाइड द लीगली प्रिस्क्राइब्ड डिस्क्लोजर देयर आर अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट मे बी मटेरियल एंड शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो कंपनी के लिए तो मैंडेटरी हो गया ये, इसको क्या करना है, अपने अकाउंट डिस्क्लोज करने होते हैं। किसके तहत, कंपनी एक्ट 2013 के तहत। इससे क्या होता है, लीगली प्रिस्क्राइब्ड होता है ये, मतलब लीगली जरूरी है इसके लिए ये करना। एग्जांपल क्या है इसके, इंफॉर्मेशन अगर कोई चेंज किया आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, इसके लिए भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो फॉलो कर रहे हो बतानी पड़ेगी। डिटेल ऑफ द लेवल ऑफ इन्वेंटरी ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस एंड द रिलेटेड पार्टीज, सारी की सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज जो फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर डिस्क्लोज करनी है along with any other significant information जो अफेक्ट करती हैं आपकी मटेरियलिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ जी, ये अपन ने पढ़ी फुल डिस्क्लोजर। अब आती है मैटरलिटी। ये क्या कहती है, ये ना इसकी
बनती नहीं, ऊपर वाली अप्रोच के साथ इसकी बनती नहीं। ये कहता है यार मेरी बात सुनो, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो रेलिवेंट है, वही डिस्क्लोज करो। बिन मतलब की इंफॉर्मेशन जिसकी जरूरत ही नहीं है बाहर वाले बंदे को, रेलिवेंट नहीं है, वो देने खाने का क्या फायदा। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो। ये क्या कहता है, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है। Materiality principle refers to relative importance of an item or an event. Whether an item is material or not will depend on the its nature or the amount. अब कोई अमाउंट या कोई आइटम आपके लिए मटेरियल है या नहीं है, डिपेंड करेगा उसकी अमाउंट पे और नेचर पे। सिर्फ उन्हीं आइटम को आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालती हैं और रेलिवेंट हो यूजर के लिए। जो इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसको डिस्क्लोज करने का क्या फायदा। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग रेफर्स टू द वो कॉन्सेप्ट है जिसमें सारे के सारे मटेरियल आइटम या क्या करने हैं, आपने रिपोर्टेड प्रॉपर्ली रिपोर्ट करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मटेरियल आइटम आर कंसिडर एज वो आइटम जिसका इंक्लूजन और एक्सक्लूजन रिजल्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन डिसीजन मेकिंग फॉर द यूजर ऑफ द बिजनेस इंफॉर्मेशन। अब आपके लिए मटेरियल आइटम वो आइटम कहलाएंगी जिसके शामिल करने और ना शामिल करने का इंपैक्ट पड़ेगा आपके डिसीजन लेने में। आपके डिसीजन लेने में जिसका इंपैक्ट पड़ेगा इंफॉर्मेशन के ऊपर, डिसीजन लेने में इंफॉर्मेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा रिजल्ट का, वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाएंगी, मटेरियल आइटम कहलाएंगी। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल कब मानी जाएगी, अगर रीजन है आपको विश्वास करने का कि दैट नॉलेज ऑफ वुड इन जो डिसीजन लेने में इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। कहने का मतलब है एक आइटम मटेरियल कब मानी जाएगी, अगर आपके पास लॉजिक है, विश्वास करने का कारण है कि भैया इसका रहना या छोड़ना क्या करेगा, इन्वेस्टर के डिसीजन को इंपैक्ट करेगा। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आल्सो अलाउ फॉर द प्रोविजन ऑफ इग्नोरिंग अदर प्रिंसिपल को इग्नोर करने का क्या देता है, प्रोविजन बनाता है, जो डजंट हैव इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस के ऊपर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता। इन कीपिंग द विद द व्यू ऑफ द मटेरियलिटी अनइंपॉर्टेंट, ऐसे प्रिंसिपल्स इनकी अनइंपॉर्टेंट नहीं है। आइटम्स आर आइदर या तो छोड़ दी जाएंगी या फिर मर्ज कर दी जाएंगी अदर आइटम के साथ। इवेंट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉल, जो छोटी कम इंपॉर्टेंस की चीजें हैं जिसका इंपैक्ट नहीं पड़ता मेटेरियलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस कंसर्न पर, उसकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, उनको इग्नोर कर दिया जाए, सेपरेट नहीं दिखाया जाए या फिर उसको मर्ज करके दिखा दिया जाए। जैसे एग्जांपल है शोइंग स्मॉल वैल्यू इंस्ट्रूमेंट लाइक कैलकुलेटर हो गया, पेन हो गया, पेन ड्राइव, सीडीज होगी, स्टेपल हो गया, बैलेंस शीट में दिखाना। ये क्या है, ये सेंस क्रिएट नहीं करती। इससे क्या हो जाएगी, इससे तो हमारी बैलेंस शीट बहुत लंबी चौड़ी क्रिएट हो जाएगी। कहता है ऐसी आइटम जिसका बिजनेस के जिसका छोड़ने और लेने पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता बिजनेस के ऊपर, उन आइटम को हम लोग मटेरियल नहीं मानेंगे, उनको छोड़ देंगे। या तो हम लोग उसको मर्ज कर देंगे या छोड़ देंगे। हर साल इट इज इन एवरी ईयर इज गोइंग टू वेरी हाई कंपेयरिंग इट्स वैल्यू, दस बेटर टू शोन एज एन एक्सपेंसेस। इसको खर्चे दिखा दिए जाए। अभी जो छोटी छोटी चीजें हैं, कैलकुलेटर है, सीडी है, स्टेपल है, हर साल होते हैं, बहुत सारी मात्रा में होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा दिखा दो। सो द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए, किस रूप में, मटेरियल एस्पेक्ट्स के रूप में, सो दैट इट इज एबल टू प्रेजेंट, ताकि एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द बिजनेस पता चल सके। द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी शेयर होल्डर, ऑडिटर और द इन्वेस्टर। तो फुल डिस्क्लोजर तो कहता है कि भैया पूरा डिस्क्लोज कर दो, बट मैटेरियलिटी कहता है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही डिस्क्लोज करिए, जो इरेलीवेंट और अनइंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका बिजनेस के डिसीजन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता उसको आप मत दिखाइए या शो मत करिए। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, चीजें क्या करनी है विदाउट बाइजनेस करनी है। द ऑब्जेक्टिविटी कन्वेंशन स्टेट्स दैट द अकाउंटिंग जो भी इंफॉर्मेशन है और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए या फिर सपोर्टेड विद द अनबाइज्ड एविडेंस होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट या प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, वो इंडिपेंडेंट और सपोर्टेड होना चाहिए अनबाइज्ड एविडेंस के तौर पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिसर्च और फैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, सिर्फ ओपिनियन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। इनवॉइसेस होना चाहिए, कैश मेमोज होने चाहिए, पे इन स्लिप होने चाहिए, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, वाउचर्स होने चाहिए। किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के पीछे क्या होने चाहिए, एविडेंस और वाउचर होने चाहिए। ठीक है। द ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल का उद्देश्य क्या होता है, मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल। हाँ जी, एक सेकंड होल्ड करना।
हाँ जी, आया समझ में यहां तक का? चलो 1 बाय 1 बताओ बेसिक कंसेप्ट कौन से थे? Boynton sign. सेकंड Business entity. बेसिक पूछा, बेसिक। Accrual concept. Crude concept. Consistent. ओके, उसके बाद अपन ने कुछ और कंसेप्ट पढ़े, बिजनेस एंटिटी, सेकंड पढ़ा अपन ने अकाउंटिंग पीरियड, तीसरा है हमारा अकाउंटिंग पीरियड के बाद अपन ने पढ़ा मनी मेजरमेंट, Money measurement. चौथा अपन ने पढ़ा कॉस्ट कंसेप्ट, पांचवा अपन ने क्या पढ़ा? पांचवा अपन ने पढ़ा अकाउंटिंग Matching. पीरियड, मैचिंग पढ़ लिया। छठा अपन ने पढ़ा कौन सा पढ़ा बताइए? रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। Realization. ठीक है, सातवां कौन सा पढ़ा? Dual aspect. ड्यूल एस्पेक्ट। ठीक है, फिर अपन ने पढ़े कन्वेंशंस। कौन कौन सी कन्वेंशन पढ़ी? पहली कन्वेंशन कौन सी थी? Full disclosure. प्रूडेंस वाली थी, या फिर आप इसको कंजर्वेटिज्म। Conservatism. ठीक है, फिर अपन ने कौन सी पढ़ी? फुल डिस्क्लोजर। Full disclosure. फिर अपन ने तीसरी पढ़ी भैया मेटरलिटी। हाँ जी। ठीक है, चौथी अपन ने पढ़ी ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, अब मैं आपसे पेपर में सवाल पूछा है, विच ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म कौन सी होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैराडॉक्स ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कौन सी है इन 7 में से और इन 4 में से, या फिर इसी का दूसरा नाम है कोई? बताइए कौन सी है? 3 ऊपर है, 7 ये है, 4 ये, 14 होगी। 14 में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैराडॉक्स ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट? रही कन्वेंशन फर्स्ट में। हाँ जी बताइए, कोई है आप में से? कमाल है, सारे के सारे सोए पड़े हो भैया, से कैसे पेपर दे के आओगे? पेपर नहीं पास होता इससे। कंजर्वेटिज्म ही है। मैंने पूछा पैराडॉक्स का मतलब पता है क्या होता है? Opposite होता है सर जो. तो फिर तो इसके अपोजिट आपको ये मेटरलिटी नहीं दिखती? ये क्या? सॉरी, मेरा सवाल गलत है सर मैटरनिटी तो फुल डिस्क्लोजर के अगेंस्ट होगी ना। मेरा सवाल गलत है, सॉरी फॉर दिस। फुली डिस्क्लोजर के पैराडॉक्स कौन सी आएगी? फुली डिस्क्लोजर के पैराडॉक्स आएगी, ठीक है, ये मेटरलिटी आएगी। मेरा सवाल गलत होगा, सॉरी फॉर दिस दैट। ठीक है, चलिए आपको 10 मिनट में करवाता हूँ जर्नल एंट्रीज, फटाफट बनाते जाइए और देखते जाइए। हम लोग शेयर कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड। ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। बेसिक्स आपने काफी सारा कर लिया। अभी साथ साथ आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रही है मेरे को नहीं सर. सर एक बार रिवेन्यू वाला बताना। रिवेन्यू सर रिकॉग्नाइजेशन जैसे आपने सैम्पलिंग के मेथड कराए थे सर,
मेन पॉइंट्स बताए थे सर। सर इसमें भी ऐसे मेन पॉइंट्स अलग से बता देते ना सर, इतनी सारी डिटेल में सर हम तो भूल जाते हैं। हर एक में जब दोबारा अच्छा। वीडियो सुनोगे, जब दोबारा वीडियो सुनोगे तो हर एक को एक एक लाइन अलग से जरूर बताई गया। जैसे प्रूडेंस के लिए बताया है, ये क्या कहता है कि लॉसेस का तो आप लोग मैनेजमेंट कर लो, प्रोविजन बना लो, परंतु प्रॉफिट के लिए आपने कोई प्रबंध नहीं करना। फिर ये भी बताया कि प्ले पॉलिसी ऑफ प्ले सेफ किसको कहते हैं, प्रूडेंस को कहते हैं। अब इतना तो याद करना ही पड़ेगा। आप पूछ रहे थे रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं कि जब ट्रांजैक्शन हुई तभी क्या हुआ, रिवेन्यू का प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा, चाहे आपने वास्तव में प्राप्त किया है या नहीं प्राप्त किया। आया समझ में? बट सर एक्रूअल में भी तो यही करते हैं हम, हाँ जी, यही उसमें होता भी है, ट्रांजेक्शन। उसमें भी यही है, एक्रूअल भी सेम है सर। रूल भी यही है, कॉन्सेप्ट तो वही भी यही कहता था। सर फिर अलग से क्यों बना दिया? पूछ के आऊंगा, देन आई विल टेल यू। चलो 1 सेकंड रुकिए। हाँ जी, पहली एंट्री हम लोग कैपिटल की एंट्री लिख रहे हैं, ठीक है। इसको साथ साथ नोट कर लेना, बच्चों को पढ़ाओगे तभी मजा आएगा। हाँ जी, हमारी एंट्रीज हैं कैपिटल के ऊपर। पहली एंट्री लिख रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। बेसिकली लिख दो ₹10,000। इसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, इसकी एंट्री हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000, बैंक ₹50,000, स्टॉक ₹30,000, मशीनरी ₹20,000। अब इसकी एंट्री हम लोग करेंगे, इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, उसमें 10,000 रुपए की कैपिटल लगाई है या 1 लाख रुपए की लगा लो, 50,000 बैंक से लगाए हैं, बैंक में डाले हैं, 30,000 रुपए का स्टॉक लिया, स्टॉक को आप लोग नाम दे सकते हो परचेज का, ठीक है, या गुड्स खरीदी है आपने, ठीक है। मशीनरी कितनी है, 20,000 की, तो आप क्या लिखेंगे, 1 लाख रुपए की अमाउंट यहाँ डालेंगे, 50,000 की यहाँ डालेंगे, स्टॉक को परचेज का नाम दे दिया, 30,000 यहाँ डालेंगे, 20,000 यहाँ डालेंगे। तो आपने बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट करके काम शुरू किया है, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो आप इसको स्टार्ट करने का जो आप नरेशन लिखोगे उसका हम लोग स्टार्ट करेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, विद कैश बैंक मशीनरी
स्टॉक एटसेट्रा। हाँ जी। तीसरी एंट्री हम लोग करेंगे, ठीक है। तीसरी एंट्री मैं यहां पर आपको कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं। तीसरी है सेल ऑफ पर्सनल कार फॉर 1 लाख, 1 लाख रुपए की कार बेच दी एंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। तो बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो इसकी एंट्री क्या करोगे? अब एक चीज देखो, कार बेच के आपको क्या मिला होगा? कार बेच के मिला होगा कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए तो वो क्या बन गए? वो कैपिटल बन गई आपकी। हाँ जी, यहां तक 3 एंट्री तक कोई दिक्कत है? नो नो सर। चौथी एंट्री हम आपको करनी सिखाते हैं। ये तो आसान सी आप सभी को आती भी हैं, आगे जब जीएसटी रिलेटेड आएंगी तब जाके थोड़ी सी अड़चन आएगी। हाँ जी, एंट्री नंबर 4 है हमारी, कहता कैश विड्रॉन, विड्रॉल या विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कैश निकालता है, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए निकाला गया पैसा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, ठीक है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू। अगर इसकी जगह, अरे सेकंड, उसने क्या निकाले हैं? बिजनेस से 20,000 रुपए निकाले हैं, तो वो किस रूप में पैसे लेके गया होगा? वो कैश के रूप में लेके गया होगा भैया, 20,000 रुपए। अगर कैश की जगह, अगर कैश की जगह बैंक होता, बैंक से निकाले होते, तो हम लोग कैश की जगह क्या लिख देते? बैंक लिख देते, ठीक है। अगर यहां पे कैश की जगह क्या होता? कैश की जगह अगर उसने गुड्स निकाली होती तब क्या एंट्री होती? कैश की जगह क्या होती? सर परचेजेस पाते। शाबाश। तो हम लोग टूम में क्या डालते? परचेज डालते, ठीक है, ये हम लोग नहीं डालते, ठीक है। अगर यहाँ पे उस आदमी ने फिक्स असेट्स ली होती, ठीक है, फिक्स असेट्स ली होती, तो हम यहाँ पर ये ना लिख करके क्या लिखते? टू फिक्स असेट्स लिखते। समझ में है मेरी बात? ठीक है। अब कैश विड्रॉन फॉर द प्रोप्राइटर बाय पर्सनल यूज की जगह वो क्या लिख सकता था? पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी लिख सकता था, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी लिख सकता था, ठीक है। चलिए आज की आखिरी एंट्री लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी एंट्री मेरे को कोई बताएगा? पहले तो ये बताओ किसके लिए इनकम है, किसके लिए खर्चा है, ये बताओ। सर फॉर्म का एक्सपेंस है और प्रोप्राइटर की इनकम है। ओके,
चलो दूसरा जना बताएगा अब इसकी एंट्री क्या बनेगी। इतना बड़ा हिंट दे दिया, इसके बाद तो कोई हिंट बचता ही नहीं। बताओ कोई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बाद में कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इट्स नॉट ए पार्टनरशिप हियर। चलो आपके पाप धोने का मौका आखिरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बताओ। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। शाबाश। ठीक है, क्या होता है, ये ओनर है और ये बिजनेस है। ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए तो बिजनेस मान के चलता है कि हमने कैपिटल के रूप में उधार लिया है, किससे, मालिक से। ठीक है, तो ये इसको क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। क्या पे करेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे कौन कर रहा है, बिजनेस पे कर रहा है। जो पे कर रहा है उसके लिए तो खर्चा है, जो प्राप्त कर रहा है उसके लिए इनकम है। पहली बात। अगली बात पे आ जाओ। अगली बात में क्या है, अगर ओनर ने बिजनेस को उधार दिया तो इंटरेस्ट लिया है, तो हो सकता है कि बिजनेस ने ओनर को कुछ समय के लिए उधार दिया हो, विड्रॉल करने के लिए पैसे दिए हों, तो अब ओनर इंटरेस्ट पे करेगा। तो ओनर के लिए तो खर्चा है और बिजनेस के लिए इनकम है। अब आपको पता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। हम हमारी इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सिंपल सा हिसाब किताब है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्रेडिट होगा। और किस नाम से क्रेडिट होगा, अब ये आपको देखना है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। समझ में आई मेरी बात यहां तक? यस सर। चलिए जी, आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट नया होगा तो वो करेंगे। ये पीडीएफ में डाल दूंगा आप लोग, ठीक है। ओके जी।